हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम अपना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। तो आज आपकी ये पहली प्रैक्टिस सेट होगी। इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी हम लेकर चले हैं, ठीक है। तो इसमें सीडीपी का शायद हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है। तो आज ये दूसरी प्रैक्टिस सेट आपको होगी। और आप सभी को पता है कि जो प्रैक्टिस सेट है आप अगर करते हैं तो सबसे पहले एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और नंबरिंग किया करिए। अगर मैं 15 क्वेश्चन कराती हूँ तो आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप आगे इसके उत्तर लिखा करिए। अगर आपका उत्तर सही होता है तो सही किया करिए, गलत होता है तो गलत किया करिए, ठीक है। बाद में लास्ट में आप काउंट किया करिए कि आपने कितना उत्तर सही किया है और कितना उत्तर गलत किया है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। बाकी के और भी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके आते रहेंगे। और जो बच्चे एसएसटी ले रखे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट आ रही है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत दिनों बाद ये प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले। और मेरी मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब था तो मैं गाँव चली गई थी, तो कुछ दिन से आपके प्रैक्टिस सेट बंद थे, नहीं हो पाए थे। तो प्लीज़ सभी शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसके जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? ऑप्शन ए है अभिभावक स्कूलों की जरूरतों के अनुसार, बी है स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, सी है छात्र स्कूल के जरूरतों के अनुसार, डी है छात्र शिक्षक के जरूरतों के अनुसार। तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप सभी उत्तर बताइए कि क्या होगा। तो आइए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार। देखिए, एक समावेशी व्यवस्था में किसकी जरूरतें के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, तो जो स्कूल करता है वो छात्र की जरूरत के अनुसार करता है, ठीक है। क्योंकि जो समावेशी व्यवस्था होती है वो छात्रों की जरूरत के अनुसार की जाती है। वो करता कौन है? वो आपका स्कूल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ऑप्शन ए है अमूर्त सोच की क्षमता, बी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, सी है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, डी है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, पूर्व मतलब प्री ऑपरेशनल जो आपका पीरियड होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड है उसमें कौन सी संज्ञानात्मक मतलब कौन सा कॉग्निटिव आपका है एबिलिटी जो आती है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो क्या एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग आएगी, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा, या एबिलिटी ऑफ टेक अदर पर्सपेक्टिव आएगा, या हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग आएगी? क्या आएगी आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। बी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हम आपको 2 ही ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो 2 ही ऑप्शन दिखा रहे हैं। इन्हीं 2 में से आपका एक उत्तर सही होगा। अब इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए, कथन ए है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है। कारण आपका है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। अब आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऑप्शन बी है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब क्या कि जो यहाँ पर ए और आर है दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, ये पूछा गया है। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं हम। चलिए उत्तर बताइए क्या होगा।
चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका जो होगा, आपका पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीका अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप अलग अलग के तरीके अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते हैं। आप उन्हें बोर्ड से पढ़ा सकते हैं, आप उन्हें फिगर दिखा के पढ़ा सकते हैं, आप उन्हें चित्र बनाकर पढ़ा सकते हैं, तो अलग अलग तरीका आप अपना सकते हैं। इसका मतलब हमारा कथन ये सही है। अब आते हैं हम कारण क्यों पढ़ा सकते हैं। देखिए कारण जब भी पूछा क्यों कैसे वाला क्वेश्चन करिएगा, कब क्यों कैसे, अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो मतलब कारण भी आपका सही है। अब जैसे हम सामग्री को दर्शाने के लिए तरीका अपनाएंगे, क्यों अपनाएंगे, क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप कोई भी सामग्री अपना रहे हैं तो क्यों अपना रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे कि अब बच्चे के अलग अलग जो आवश्यकता है उसके अनुकूल बनाने के लिए कि बच्चा किस प्रकार से सीख पाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो आपका आर है वो एक्सप्लेनेशन भी ए का बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश वाले होंगे तो आप देख लीजिएगा, मैं बोथ नहीं करके पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम जाता है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बोथ करके भी पढ़ा दूँ आपको। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी दोनों पढ़ा दूँ। चलिए देखिए, किस संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। टू बी रिलीवेंट एंड मीनिंगफुल ए कॉन्सेप्ट नीड टू बी। ठीक है, ए है आपका कि उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। बी है बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य जोड़कर पढ़ाना। सी है आपका पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। डी आपका है कि अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब कोई भी आपका रिलेवेंट है या वो, और एक सेकेंड, कोई भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये पूछा गया है। मतलब कि जो आपका अर्थपूर्ण होने का की आवश्यकता क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर, तो आप बताएंगे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही होगा आपका, क्योंकि बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिक्षेप से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए है कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। ऑप्शन बी है कि विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ऑप्शन सी है कि असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। और ऑप्शन डी है कि भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। आंसर दीजिएगा क्या होगा। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन समझा देना चाहते हैं आपको कि एक कक्षा है, ठीक है, वहां बच्चे इस कक्षा में क्या कर रहे हैं, बच्चे के असफलता के भय को दूर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। देखिए असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का क्या होता है, एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। बच्चा जब तक त्रुटि नहीं करेगा या बच्चा जब तक असफल नहीं होगा, हम कहते हैं ना कि बच्चा असफलता से ही हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है, और त्रुटियों से ही हमें क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए है केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला। ऑप्शन बी है निजी विद्यालयों में आरक्षण। ऑप्शन सी है केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन डी है उनके लिए अलग विद्यालय।
ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं वो शिक्षा के संबंध में जो शिक्षा का उनका अधिकार होता है अधिनियम 2009 के द्वारा खंड 12, ठीक है, शिक्षा का अधिनियम अधिकार क्या है 2009, और ये खंड 12 पूछा है, तो उसके अनुसार किसकी सिफारिश की गई थी ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप उत्तर को आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा अगर कहीं भी केवल आ जाए तो केवल हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है, इसको आपको तुरंत कट करना है, ठीक है। हम साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को लेते चलेंगे ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब बाकी हम देखते हैं, देखिए उनके लिए अलग विद्यालय, कभी भी हम किसी भी बच्चे के लिए अलग विद्यालय नहीं भेजेंगे, सारे बच्चे को एक ही विद्यालय में पढ़ाना है, चाहे बच्चा गूंगा हो, बहरा हो, चाहे बच्चे को दिखाई ना देता हो, किसी तरीके का बच्चा हो, सबको हम एक ही विद्यालय में और एक ही सारे बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग पढ़ाएंगे। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि निजी विद्यालय में आरक्षण, ठीक है। अगले क्वेश्चन मतलब निजी विद्यालय मतलब जिस विद्यालय में वो पढ़ता है उसी विद्यालय में हम उनका क्या करें, आरक्षण के लिए ये सिफारिश किया गया था, किसके तहत, अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। पूछा क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ऑप्शन आएगा, ठीक है। अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करेगी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या सीधे प्रभावित करेगा। सीधे से आपको ये पूछा गया है कि जो आपका गणित को कैलकुलेट करने की क्षमता है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया, बी है डिस्ग्राफिया, सी है डिसलेक्सिया, डी है आपका डिस्प्रैक्सिया। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर डिसकैलकुलिया, देखिए मैथ में जो भी आएगा आपको याद दिला देते हैं, मैथ हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो मैथ से या गणित से कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो उस पर डिसकैलकुलिया का ऑप्शन सही कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, इस तरीके का, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो आप इस तरीके के प्रश्न को याद करेंगे और इससे संबंधित एक वीडियो भी हम आपको पूरी वीडियो एक प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है गुणज वैफल्य मतलब डिसकैलकुलिया, बी है पठन वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया, सी आपका डिस्फेजिया भाषा वैफल्य, डी है आपका डिस्फेक्सिया गति समन्वय वैफल्य। देखिए आप जो इंग्लिश है वो याद कर लीजिएगा, तो आपको इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर रहेगा याद करना, वहाँ पे हिंदी भी दिया रहेगा, इंग्लिश भी दिया रहेगा। कभी कभी अगर आप हिंदी याद कर लेते हो, हिंदी नहीं देता है और इसी इंग्लिश का भी हिंदी दे देता है, तो वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप इंग्लिश में ही याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा वो, अगर देखिए बच्चा यहाँ पर क्या करता है कि आंख का जो तालमेल है वो संतुलन और शारीरिक निपुणता की जो क्षमता को प्रभावित करता है, तो वहाँ पे आपका गति समन्वय वैफल्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। ऑप्शन बी है इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। ऑप्शन सी है विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। ऑप्शन डी है कि उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें। आप सभी उत्तर दीजिएगा, तब तक हम पानी पीकर आते हैं। आप सभी उत्तर देते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, मतलब जो बच्चे आंख से नहीं देख सकते, तो आप एक शिक्षिका हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उत्तर बताइए।
चलिए देखते हैं हम यहां पर जो उत्तर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है देख लीजिएगा, 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। देखिए कैसे जोड़ना है, क्योंकि चित्र रूपी मतलब आप बच्चे को फिगर नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप मौखिक स्पष्टीकरण मतलब मुंह से बोल के एक्सप्लेन करके उन्हें बताएं कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर बनी है, क्या है और किस तरीके का ये फिगर है। तो बच्चे को क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है कि वो छात्र जिन्हें डॉट डॉट है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्की धात, बी है गुणज वैफल्य मतलब डिस्कैल्कुलिया, सी आपका है पठन वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया, डी आपका है लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब गतिमान दिव्यांगता। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आपका पठन वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया होगा। यहाँ पर क्या है, वे छात्र जिन्हें डिसलेक्सिया होगा, ठीक है, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में क्या हो, लगातार चुनौती का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसी से कितने क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम। 11 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों, बी है कि भारत के 10 राज्यों का नाम बताओ, सी है 2 से 10 के पहाड़े लिखो, डी आपका है आपका एक सेकेंड, चलिए डी है कि दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। अब आप अपने बच्चे को देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि आप अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं कि विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। तो इन सारे ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो उन्हें देंगे कि उनका जो चिंतन वो बढ़े, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन देंगे। अगर हम बच्चे को 10 राज्य के नाम कहेंगे तो फटाफट से वो बता देंगे, उनका चिंतन यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी चीजें देने जो बच्चे सोचे, ज्यादातर सोच के फिर आपको उत्तर दें, ठीक है। 2 से 10 तक पहाड़ा वो फटाफट से लिख देंगे, कविता को भी वो फटाफट से लिख देंगे। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को क्या करते हैं कि अगर उन्हें पता करने के लिए कुछ चीजें देते हैं या इलाके में कुछ चीजों को खोजने के लिए देते हैं, तो वो चिंतन करेंगे और वो क्या करेंगे, वहां पे ढूंढेंगे कि चीजें क्या है, किस तरीके से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है बाद में आएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट जोर देता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से जोर देता है। देखिए आप यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हमारे पेपर में नहीं आते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं है। आजकल आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। और इसके पिछली बार जब हमने आपको सीटेट पढ़ाया था, मैं सबको बार बार कहती थी कि कथन और कारक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो करके जाइएगा। लेकिन सारे बच्चे क्या करते थे, कथन कारक के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देते थे। और जो बच्चे पढ़े होंगे आप उनसे पूछिएगा जरूर कि वो बच्चे जो कथन और कारक के हमारे क्वेश्चन पढ़े थे वो पूरा CDP करके आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए देखते हैं। ए में है कि विकास की निरंतरता, बी है विकास की अनिरंतरता, सी है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, डी है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है कि बच्चों के विकास का क्रम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी है पैरों से सिर की ओर होता है, डी है हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। यहाँ पर बताना है कि एक बच्चा है, उसका जो विकास का क्रम है वो किधर से किधर होता है।
तो ये सिंपल सा है, आप सभी को पता है कि बच्चे का जो विकास का क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आप बी कर लीजिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हम आपको 3 ही ऑप्शन देके 3 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन छोटा है, ऑप्शन बड़े हैं, लेकिन जब आपको ऑप्शन बड़े दिखते हैं तो समझ जाइए वहां पर क्या होता है कि आपको उत्तर देना और भी आसान हो जाता है। क्वेश्चन है कि समायोजन घटित होता है जब, ऑप्शन ए है कि बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबद्ध खंडों में बांट देते हैं। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए, जब आपका अकोमोडेशन अकर होता है तब का पूछा है। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब आपका जो समायोजन घटित होता है, तब क्या होता है कि उस टाइम जो होता है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं को क्या करते हैं, परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को क्या करते हैं, वो समझते हैं। देखिए, एक इसमें आता है स्कीम और एक आता है स्कीमा। ये वाला भी चैप्टर हमें आपको पढ़ाना है। मैं अगर भूल गई तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ताकि मुझे वो चीज़ें याद रहे और मैं लिख लूँ, तो बाद में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं उसको अलग से आपको करा दूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, ये थोड़ा बड़ा है, चलिए हो जाएगा इतने में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप सभी। बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत ही आसान होगा इसका। क्वेश्चन है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। कितने फूलों के? 16, जिनमें 4 लाल हैं, 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। और यहाँ जाहिर सी बात है कि नीले अधिक है, क्योंकि 12 है यहाँ पर। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो देखिए, बच्चा किस चीज का दक्षता नहीं हासिल कर पाया है। ऑप्शन ए है क्रमबद्धता, बी है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, सी है सकर्मक अनुमान, डी है आपका प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा कि श्रेणीबद्ध जो वर्गीकरण है वो बच्चा नहीं कर पाया है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पूछता है कि 4 लाल फूल और 12 नीले, तो इन्होंने उत्तर सही दिया है, तो श्रेणीबद्ध तो उसने सही किया है। इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा। ठीक है, वैसे तो उत्तर यही है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा, बाद में हम इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। मुझे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। ठीक है, बाकी उत्तर तो सही है, बस ये लाल और नीले फूल में थोड़ा मुझे लगता है ये नीले की जगह लाल रहेगा और लाल की जगह नीले रहेगा, और थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको हम बाद में करेक्ट करेंगे। इसको छोड़ दीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी SST की भी वीडियो आ जाएगी। और बाकी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम साइंस और मैथ की पेडागोजी, ये सारी चीज़ें, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आपको सारी चीज़ें कराते रहेंगे। EVS भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अब तक ज़रूर पहुँचे, और लोगों तक प्लीज़ शेयर किया करिए। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।